हेलो वांगशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली इतने दिनों के इंतज़ार के बाद एक और नया फ़ैन फिक्शन आपके लिए लेकर आ गई हूँ। आज जो मैं फ़ैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ ना, ये एक अरेंज्ड मैरिज पर बेस्ड होने वाला है, जो कि एक फोर्स्ड अरेंज मैरिज है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी कर रहे थे कि आपको एक अरेंज मैरिज पर बेस्ड फ़ैन फिक्शन चाहिए। मैं आपको बता दूँ, ये कोई वांगशन फ़ैन फिक्शन नहीं है, तो इसका लिंक तो मैं नहीं दे पाऊँगी। हमेशा की तरह फिर से मैं एक स्टोरी को वांगशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। पता नहीं कि आपको ये आइडिया मेरा ठीक लगेगा भी या नहीं। स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। स्टोरी को मैंने वेटपैड पे पढ़ा था एंड आई होप कि आप लोगों को भी ये स्टोरी पसंद आएगी। तो आज का इस फैन फिक्शन का पार्ट 1 शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब वियिंग थका हारा अपने ऑफिस से अपने अपार्टमेंट लौटा था। आज का दिन उसके लिए बहुत थका देने वाला दिन था। वो अपनी अडॉप्टिव मदर से बात करने से पहले एक वार्म बाथ लेने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी अडॉप्टिव मदर आज पूरे दिन उसे कॉल किए जा रही थी। वो उससे कुछ बात करना चाहती थी। हालांकि वियिंग को पता था कि इस बार भी हमेशा की तरह उन्होंने कोई ताने सुनाने के लिए ही वियिंग को कॉल किया होगा। शावर लेने के बाद और अपना डिनर कर लेने के बाद फाइनली जब 9 बज जाते हैं, वियिंग को एक बार फिर उसकी अडॉप्टिव मदर का कॉल आता है। वियिंग की काबिलियत को देखने के बाद वियिंग की अडॉप्टिव मदर ने उसे जांग बिजनेस का मैनेजर बना दिया था। वियिंग उन्हें बताता है कि आज के दिन वैंस फिर से उनकी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑफर लेकर आए थे, जिसमें वो उनके शेयर्स पर 35% अपना लगाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वियिंग की अडॉप्टिव मदर उससे कहती हैं, 35? ये तो बहुत कम है विभूषण। मुझे लग रहा है कि तुम अपनी तरफ से कोई हार्डवर्क नहीं कर रहे हो। कैसे भी ये 45% होना चाहिए। अगर वो 45% पर तैयार हैं तो हम मनी डिपॉजिट करवा देंगे। उनकी बातों से ही लग रहा था कि वो इस वक्त कितना ज़्यादा गुस्से में थी। अगर वो आज के दिन ऑफिस में होती तो वो सारे एम्प्लॉयज़ के सामने वियिंग को इस बात पर डांट ज़रूर लगाती। वियिंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसने कैसे भी इंक्रीमेंट को 15 से 35% तक पहुंचवाया था। पर यू जियांग इतने से भी खुश नहीं थी। चाहे वियिंग कितनी भी कोशिश क्यों ना करता, पर हमेशा वो कोई ना कोई रीज़न ढूंढ ही लेती थी उससे नाराज़ होने का। वियिंग का ऑफिस उसके अपार्टमेंट से 5 मिनट की वॉक पर था, जहाँ उसे पैदल ही जाना होता था। वियिंग ने अपनी अडॉप्टिव मदर से एक कार के लिए भी रिक्वेस्ट की थी, पर उसकी मदर ने साफ मना कर दिया था, ऐसा कहकर कि ये वेस्ट ऑफ मनी है और वो पैदल जाकर भी ऑफिस पहुंच सकता है। यही सब सोचते सोचते उस रात वियिंग सो जाता है, पर उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगले दिन उसके साथ क्या क्या होने वाला था। अगली सुबह वियिंग जब अपने ऑफिस पहुंचा, ऑलरेडी उसे फीलिंग आ रही थी कि आज का दिन उसके लिए एकदम शिटी होने वाला है। ऑफिस में पहुंचते ही सबसे पहले उसका सामना उसकी अडॉप्टिव मदर से होता है। वियिंग उन्हें देखकर कहता है, आप यहाँ कब आई? यू जांग कहती है, मेरे पास यूजलेस क्वेश्चंस का टाइम नहीं है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखना है। वियिंग कहता है, कैसा प्रपोजल? यू जियांग उससे कहती है, तुमने लैंस के प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा ना। ये सुनते ही वियिंग एक गहरी सांस लेता है। वो जानता था कि लैंस बिजनेस वर्ल्ड के मास्टरमाइंड्स हैं। चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, जहाँ भी वो इन्वेस्ट करते हैं वहाँ से वो बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। उनके साथ जो भी बिजनेस करेगा वो करोड़ों में ही खेलेगा। लैंस हर तरीके के मार्केट में इन्वॉल्व थे, चाहे वो हैवी मशीनरी बिल्डिंग्स बनाने का हो या छोटी मोटी वाटर बोटल्स क्यों ना हो। हर जगह उनका एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम होता था। यू जियांग ने पहले भी उनसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, जिससे वो उनके साथ बिजनेस कर सके, पर वो लोग अक्सर अकेले ही बिजनेस किया करते थे। इसीलिए वियिंग को डर लग रहा था कि उसकी अडॉप्टिव मदर आगे उससे क्या कहने वाली है। तभी यू जियांग कहती है, वो लोग हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, पर बदले में उन्होंने तुम्हारा हाथ मांगा है विभूषण। ये सुनते ही वियिंग की आंखें एक सेकंड के लिए खुली की खुली रह गई थी और उसके मन में चल रहा था, व्हाट द हेल, क्या मैंने जो भी कुछ सुना वो सच है? वियिंग एक बार फिर अपनी अडॉप्टिव मदर की तरफ देखता है, जिनके फेस पर साफ साफ ये एक्सप्रेशन थे कि वियिंग उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता। पर वियिंग बिल्कुल हर्ट हो चुका था। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? ये वियिंग के फ्यूचर की बात थी। उन्होंने आज तक कभी भी वियिंग को अपने बेटे की तरह प्यार नहीं किया था और अब वो अपने बिजनेस के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहती थी।
वुयिंग हमेशा से सिर्फ उसी इंसान से शादी करना चाहता था जिससे वो प्यार करता हो, लेकिन बिजनेस की वजह से उसे कभी इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि वो किसी से प्यार कर सके। वुयिंग अपने दिल के सारे पेन को छुपाए वहीं खड़ा था। यू जान उससे कहती हैं, तुम नेक्स्ट वीक उस लड़के से मिलोगे जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। ऐसा कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। बस इतना उन्होंने वुयिंग को कहा था, ना उस लड़के का नाम बताया, ना कोई एक्सप्लेनेशन दी, ना एक भी बार वुयिंग के दिल के बारे में जानने की कोशिश की। वुयिंग एकदम नम वहीं खड़ा रह गया था। वो अपनी चेयर पर बैठता है जहाँ पास ही में ऑफिस टेबल पर एक बड़ा सा एनवलप रखा हुआ था जिस पर बड़े बड़े लेटर्स में लैंस लिखा था। वुयिंग उस फाइल को उठाता है और उनमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को रीड करता है जिसमें लिखा हुआ था, इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू करने के लिए ह्यू जांग को अपनी बिजनेस का 50% शेयर देना होगा और साथ ही में अपने बेटे विभूषण की शादी मेरे नेफ्यू लांग वांगजी से करवानी होगी, जो कि इस वक्त लैंड कंपनीज का CEO है। वो पढ़ते ही वुयिंग उन फाइल्स को साइड में रख देता है। वुयिंग को पता था कि इससे कंपनी को बहुत बेनिफिट होगा और अगर वो उनका ये ऑफ़र ठुकरा देता है तो उनके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि लैंस बिज़नेस वर्ल्ड में बहुत पावरफुल थे। वुयिंग ऑलरेडी समझ चुका था कि उसे क्या डिसीज़न लेना है। इस बात को अब ऑलमोस्ट एक हफ्ता बीत ही चुका था। वुयिंग को एक कॉल रिसीव होता है जो उसकी अडॉप्टिव मदर का ही था। वो उससे कहती हैं, आज 2 बजे हमें लैंस ऑफिस जाना है, बिल्कुल भी लेट मत करना। वुयिंग का बिना कोई जवाब सुने वो कॉल कट कर देती हैं। लैंस कंपनी उनके ऑफिस से 15 मिनट की दूरी पर थी। वुयिंग अपनी बाकी की बची हुई रिपोर्ट्स को जल्दी से डील करना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर यू जियान ने 2 बजे कहा है तो यानी एग्जैक्ट 2 बजे ही उन्हें वहाँ पहुँचना था। वो लोग बिल्कुल भी लेट नहीं कर सकते थे। यू जियान समय की बहुत पाबंद थी। वुयिंग जल्दी से रेडी होकर बाहर निकल जाता है जहाँ वो ऑलरेडी इंतज़ार कर रही थी। वुयिंग ने ब्लैक पैंट्स और पीच कलर की फॉर्मल शर्ट्स पहने हुए थे, जिन्हें पहनकर वो यू जियान के साथ लैंस ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो लोग जैसे ही लैंस ऑफिस पहुंचते हैं, वहाँ हर डायरेक्शंस में काफ़ी सारे बिजी लोग नज़र आ रहे थे जिनके पास एप्पल के फ़ोन्स थे, एप्पल की टैब्स थी। वो सब काफ़ी बिजी नज़र आ रहे थे। रिसेप्शनिस्ट से मिलने के बाद वुयिंग यू जियान को फॉलो करते हुए एक गोल्डन एलिवेटर की तरफ जाता है जहाँ से उन्हें 50th फ्लोर पर जाना था। वहाँ एक और रिसेप्शनिस्ट थी जिसका नाम रोज़ था। वुयिंग वहाँ जाकर उन्हें कहता है, हेलो, मिस्टर लैन के साथ हमारी एक अपॉइंटमेंट है। रोज़ उन दोनों को बैठने के लिए कहती है और अपने बॉस को इन्फॉर्म करने के लिए जाती है। इससे पहले कि वो और अंदर जाती, अंदर ऑफिस से एक रेड ड्रेस पहनी हुई लेडी बाहर आ रही थी जो एक टॉल मॉडल की तरह दिख रही थी। उसने काफ़ी बड़ी बड़ी हील्स पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और लिपस्टिक थोड़ी सी स्मज हो रही थी। वुयिंग को ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। वुयिंग उस लेडी की तरफ देखता है तो वो लेडी वुयिंग को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे चिढ़ाना चाह रही हो। वुयिंग का फेस एकदम ब्लैंक हो जाता है, पर वुयिंग अपनी अडॉप्टिव मदर यानी यू जियांग के साथ उस क्लास रूम में एंटर करता है जहां वुयिंग की नज़र एक बहुत ही ज़्यादा टॉल आदमी पर पड़ती है जो मस्कुलर था। उसकी बैक उन दोनों की तरफ थी। वो अपने शर्ट के बटन्स को फिक्स कर रहा था। ये पहली बार था जब वुयिंग अपने फियांसे को देखने वाला था, वो भी तब जब उसका फियांसे ऑलरेडी किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में बिजी था। वुयिंग मन में सोचने लगता है, वाओ, इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता था। फाइनली वो 6 फुट लंबा आदमी उन दोनों की तरफ मुड़कर देखता है। उसने ब्लैक कलर की अरमानी शर्ट पहनी थी। वो गॉर्जियस था, इसमें कोई भी डाउट नहीं था। उसके फीचर्स एकदम शार्प और स्ट्रेट थे। उसकी आंखें और आईब्रोज परफेक्टली शेप्ड थी। उसके शोल्डर्स स्ट्रेट थे और चेस्ट एकदम ब्रॉड थी। यू जियान उसे ग्रीट करते हुए कहती हैं, गुड आफ्टरनून लांग वांग जी। वुयिंग उसकी तरफ सिर्फ अपना सिर हिलाता है। वांग जी वुयिंग की तरफ देखता है और उन दोनों को अपनी डीप वॉइस में बैठने के लिए इशारा करता है। यू जियान कहती हैं, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हम यहाँ आने वाले हैं लांग वांग जी। वांग जी तुरंत मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता था कि आप लोग आने वाले हैं मिसेस जियांग।
तभी यू जियान कहती है, लगता है वांग लिंगजाओ के साथ तुम्हारी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। वांग लिंगजाओ का नाम सुनते ही विंग सोचने लगता है, तो वो लड़की जो अभी यहाँ से गई वो वांग लिंगजाओ थी। वो पूरे बिजनेस वर्ल्ड में मोस्ट डर्टी वुमेन के नाम से फेमस थी। वो हर किसी अमीर आदमी को फंसाने का काम किया करती थी और लोग उसकी खूबसूरती को देखकर फिसल भी जाते थे क्योंकि वो बहुत प्रिटी थी। और विंग को भी पता चल रहा था कि उन लोगों में से उसका फियांसे भी शामिल है। अपनी आंखों को रोल करते हुए विंग सोचने लगता है, मुझे नहीं पता था कि अलांग वांग जी इतना डम्ब है। तभी वांग जी कहता है, आई गेस हमें कोई यूजलेस बातें नहीं करनी चाहिए और सीधा पॉइंट पर आना चाहिए। मैं पेपर्स को साइन करने के लिए तैयार हूँ। वांग जी जल्दी जल्दी 5 पेजेस पर साइन कर देता है और फिर वो फाइल वुइंग को देते हुए कहता है, तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना विविशन? वुइंग उसकी स्टोर्मी आइज की तरफ देखता है और बिना कुछ कहे अपनी पॉकेट से पेन निकालकर उन 5 पेपर्स को साइन कर देता है। अपनी ज़िंदगी उसने एक ऐसे इंसान के नाम कर दी थी जिसके बारे में उसे ऑलरेडी पता चल चुका था कि वो उसे चीट कर रहा है। ये जान कहती है, अब हमें चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो जैसे ही खड़ी होती है तभी वांग जी कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ अकेले में बात कर सकता हूँ विभूषण? विंग पहले यू जान की तरफ देखता है, फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी एक बार फिर उससे कहता है, क्या तुम कुछ बोल नहीं पाते विभूषण? तुम जब से मेरे ऑफिस आए हो तुमने एक शब्द तक नहीं कहा है। विंग उससे कहता है, मिस्टर लन, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर कोई इंसान कुछ ना कहे इसका मतलब वो गूंगा है? नाइस थिंकिंग मिस्टर लन। अगर आपके पास मुझसे बात करने के लिए कोई और शब्द नहीं है तो मुझे चलना चाहिए। गुड बाय। ऐसा कहकर वो उस ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते हुए वहाँ से बाहर निकल जाता है। वही वांग जी के दिमाग में चल रहा था। हमेशा की तरह आज एक टिपिकल ट्यूसडे आफ्टरनून थी। मैं अपने ऑफिस में बैठकर अपनी कंपनी की फाइल्स चेक कर रहा था। तभी मैंने वांग लिंगजाओ को अपने ऑफिस में आते हुए देखा, जिसने शॉर्ट रेड ड्रेस पहनी थी। एक बार फिर से वो मुझे अराउज करने की कोशिश कर रही थी। इस औरत का सच में कुछ नहीं हो सकता। वांग लिंगजाओ एक सेक्सी सी वॉइस में वांग जी से कहती है, लगता है तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे बेबी। तुम हमेशा इतने बिजी रहते हो, कभी कभी तुम्हें लंच ब्रेक ले लेना चाहिए। ऐसा कहकर वो जानबूझकर वांग जी के नज़दीक आने की कोशिश करती है। वांग जी उसका हाथ पकड़कर उससे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वांग लिंगजाओ कहती है, मैं बस यहीं से गुजर रही थी तो मैं तुमसे हाय कहने के लिए आ गई। वांग जी उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, मैंने कितनी बार कहा है मेरे पास तुम्हारी फालतू हरकतों के लिए टाइम नहीं है लिंगजाओ, मैं बिजी हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। लिंगजाओ जानबूझकर अपनी लिपस्टिक को स्मच कर लेती है और अपने बालों को खोलकर वांग जी के गोद में बैठने की कोशिश करती है। इस बीच उसने वांग जी की शर्ट के ऊपर के 2 बटन्स तक खोल दिए थे। वांग जी एक बार फिर उसे कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए कहता है, मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूँ यहाँ से चली जाओ। लिंगजाओ मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है। वांग जी अपने बटन्स को फिक्स कर ही रहा था, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, गुड आफ्टरनून मिस्टर वांग जी। और तब वांग जी की नज़र एक टॉल मैन पर पड़ती है जो उसके सामने कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ था। उसने लाइट कलर्स के कपड़े पहने हुए थे, वो एकदम एलिगेंट लग रहा था। वांग जी की नज़र बार बार उसके कर्व्स की तरफ जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। वो ना चाहते हुए भी बार बार उस ब्यूटीफुल मैन की तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिससे वो शादी करने वाला है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। वांग जी उसकी आवाज़ सुनना चाहता था पर वो कुछ भी नहीं कह रहा था। आखिरकार वांग जी को ही उससे एक डम बेस्ट क्वेश्चन पूछना पड़ा, क्या तुम गूंगे हो मिस्टर विभूषण? उसके बाद जिस एटीट्यूड के साथ विंग ने उसे जवाब दिया था, वांग जी और भी ज़्यादा स्टन्ड रह गया था, क्योंकि आज तक किसी ने भी उससे इस तरह बात नहीं की थी। विंग को जाता हुआ देखकर वांग जी के थॉट्स ऑलरेडी वाइल्ड होना शुरू हो गए थे और वो वेट ही नहीं कर पा रहा था उस दिन का जब वो विंग को अपना बना लेने वाला था, चाहे वो एक फोर्स्ड अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो। इस बात को अब 2 दिन बीत चुके थे। विंग अपने ऑफिस में था। एक मीटिंग को अटेंड करने के बाद वो फ्रेशन अप होने के लिए अपने वॉशरूम जा रहा था।
जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर निकलता है, अचानक वो एक सॉलिड चेस्ट वाले बंदे से टकरा जाता है। वुयिंग की नज़रें जब उससे मिलती हैं तो उसके सामने और कोई नहीं, वांग जी खड़ा था। वांग जी उससे कहता है, हेलो मिस्टर विभूषण, क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? वुयिंग उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, क्यों, क्या मैं अपने फियांसे से मिलने के लिए उसके ऑफिस नहीं आ सकता? वुयिंग आगे बढ़ जाता है और उससे कहता है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? वांग जी कहता है, वो प्रिटी लेडी जो बाहर बैठी हुई है रिसेप्शन पर, उसने मुझे अंदर आने दिया। वुयिंग पूछता है, क्या तुम यहाँ किसी रीज़न से आए हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? अगर तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना तो प्लीज़ मुझे मेरी मीटिंग के लिए जाने दो। तुम्हें यहाँ बैठकर अपने लिए जो भी ऑर्डर करना है कर सकते हो। उसके बाद वुयिंग अपने ऑफिस से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो एक गहरी सांस लेता है। उसके छोटे से ऑफिस में हर जगह स्पाइसी सैंडलवुड की स्मेल फैल गई थी। विंग नोटिस करता है कि बाहर जितने भी लोग थे सब उसकी तरफ देख रहे थे, बिल्कुल इस तरह जैसे उन दोनों के बीच अंदर ऑफिस में कुछ हुआ हो। विंग मन में सोचने लगता है कि सबको हो क्या गया है, मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं। विंग अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंच जाता है। कुछ टाइम बाद वो देखता है कि वांग जी वहाँ पहुंच गया था। मीटिंग में अब जितने भी लोग थे वहाँ सबकी नज़र वांग जी पर पहुंच गई थी। विंग सबको वांग जी से इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें बताता है कि अब वो दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। सब लोगों के वहाँ से जाने के बाद विंग नोटिस करता है कि वांग जी उसके जस्ट पीछे खड़ा हुआ था। विंग मन में सोच रहा था आखिरकार उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। बिना विंग से पूछकर वो विंग के काउच पर एरोगेंटली जाकर बैठ जाता है। विंग भी उसे इग्नोर करते हुए अपनी ऑफिस चेयर पर बैठा हुआ था और अपने पेपर्स को साइन कर रहा था। कब समय बीत जाता है उसे पता ही नहीं चलता। दरवाजे पर नॉक होता है और उसकी रिसेप्शनिस्ट वहाँ आई हुई थी। वांग जी उसे आंसर करता है और दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं। विंग उन दोनों की तरफ सिर्फ आंखें ही रोल कर रहा था। वो फिर से अपनी अटेंशन पेपर्स पर लगा देता है और सोचने लगता है उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने किसी के साथ फ्लर्ट कर रहा है। रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद वांग जी उसके नज़दीक आता है। अचानक विंग के डेस्क पर एक बैग रख देता है और उससे कहता है ये तुम्हारे लिए है। वो मुड़कर वहाँ से चला जाता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में मुझे बताना मत भूलना कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूं। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching. Bye bye.